हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू द फ्यूचर कोचिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग में, जहां पे हम जीएस को और क्या नाम है हिंदी को पढ़ते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो हिंदी के लिए होगी, जिसमें हम हिंदी में कंटिन्यू भी कर रखा था हमने। हम लिंग पढ़ रहे थे, राइट। हम क्या पढ़ रहे थे? हम लिंग पढ़ रहे थे, और उस लिंग में हमने पुल्लिंग को पूरा पढ़ लिया था। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा स्त्रीलिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्त्रीलिंग को पढ़ेंगे। स्त्रीलिंग होता क्या है? स्त्रीलिंग की परिभाषा क्या कहती है? ठीक है, स्त्रीलिंग क्या है कि जो स्त्री तत्व का बोध कराए, स्त्री तत्व का बोध कराए, उसको हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, अब जैसा मैंने पहले भी बताया था कि जो हमारा एनवायरनमेंट है, हम उसी में चीजों को क्या करते रहते हैं? चेंज करते रहते हैं। हम उसी की चीजों को क्या करते रहते हैं? उसी में लिंग और वचन सारी चीजें हमारे सामने ही होती हैं। बस फर्क इतना होता है कि हमें उन चीजों को इस्तेमाल कैसे करना है, यूज कैसे करना है। हमने पुल्लिंग में सारी चीजों को एक साइड में रखा था। अब ऐसे ही जो बाकी बची हुई हैं वो सारी हमारी किस में आ जाएंगी? स्त्रीलिंग में आ जाएंगी। ठीक है, तो मैंने वही चीज आपको बताई थी कि भाई स्त्रीलिंग तत्व का, स्त्री तत्व का जो बोध होगा वो दो तरीके से होगा। या तो यथार्थ तरीके से होगा या फिर कल्पित तरीके से होगा। या तो आप किसी चीज की कल्पना करके उसको बताएंगे, या फिर यथार्थ वो जैसा है वैसा ही वो आपको दिखाई देगा। ठीक है, अगर कोई महिला है तो आप उसे स्त्रीलिंग ही कहेंगे, उसे पुल्लिंग नहीं कह सकते। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई आप तिथि के नाम हैं, आप इनको बताइए तिथि के नाम किस में आते हैं, राइट। तो तिथि के नाम के लिए पहले हमें तिथियों को पढ़ना पड़ेगा। तिथियों को पढ़ने के बाद हमें ये देखना पड़ेगा कि उसमें कौन सा प्रत्यय उसमें काम कर रहा है, क्या ये स्त्री तत्व का बोध करवा रहा है या नहीं करवा रहा है। तब हम जाके उसमें बताएंगे कि हाँ ये कैसा है, ये स्त्री तत्व है या फिर ये पुरुष तत्व है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या आएगी? यहाँ पे कल्पना आ जाती है। यहाँ पे क्या आ जाती है? कल्पना आ जाती है। एग्जैक्ट तो नहीं है ना, कि आप आके सामने से कोई कह रहा है कि नहीं ये तो आपका क्या हो गया, ये तो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। यहाँ पे हमने कल्पना की है, तो इसीलिए ये कल्पित और ये यथार्थ में हम इसको दो में डिवाइड करते हैं। अब कौन कौन सी चीजें हमारी स्त्रीलिंग में आती हैं, हम उन चीजों को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा आ जाता है वो आ जाता है ऋतुओं के नाम। ऋतु समझते हैं? ऋतुओं के नाम। ठीक है, ऋतुओं के नाम मतलब जो मौसम होता है उसको हिंदी में ऋतु कहते हैं। जो हम ये मौसम बदलता हुआ देखते हैं उसको हिंदी में क्या कहते हैं? ऋतु कहते हैं। ठीक है, तो शरद ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है। ऋतुएं चार होती है, शरद, ग्रीष्म, आपका बसंत ऋतु होती है, और आपका पतझड़ होता है। ठीक है, देखो अपवाद सभी में है। लिंग ही एक ऐसा टॉपिक आता है जिसमें अपवाद मिलते हैं, तो उसको आप की नोट की तरह साइड में लिखते चलेंगे मेरे साथ साथ कि यहाँ पे स्त्रीलिंग है और इसका अपवाद क्या है। ठीक है, जैसे सारे ऋतुओं के नाम किस में आ जाते हैं? हमारे स्त्रीलिंग में आ जाते हैं। लेकिन इसमें भी एक अपवाद आपका चलता है। ठीक, अपवाद कौन सा चलता है वो लिखेंगे। ठीक है, इसमें आपका पतझड़ और श्रावण। श्रावण एक महीना भी होता है, ठीक है, और श्रावण एक मौसम में भी आता है जिसे हम बरसात का मौसम कहते हैं। ठीक, तो हमारा शरद, ग्रीष्म, बसंत और पतझड़ के साथ साथ एक बारिश वाला मौसम भी आता है जिसको हमने श्रावण नाम दिया है, या बरसात उसको आप कह सकते हो। चाहे श्रावण लिखो चाहे बरसात लिखो, दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो श्रावण का तो पूरा एक महीना भी हो गया, बरसात भी लिख लीजिए। तो पतझड़ और बरसात किसमें चलते हैं? ये हमारे अपवाद में चलते हैं कि ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों पुल्लिंग में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप नोट कर लेंगे पतझड़ और श्रावण। ठीक है, तो मौसम हमारे ये हो गए शरद, ग्रीष्म, बसंत, पतझड़। और पतझड़ को यहाँ से आप हटा देंगे क्योंकि ये किसमें आ गया? अपवाद में आ गया। ठीक है, तो ये हमारा अपवाद है। अपवाद को हमने इधर साइड में, इसको साइड में की नोट की तरह आप लिखते चलेंगे। ठीक, नेक्स्ट हमारा आ जाता है तिथियों के नाम। नंबर 2 पे क्या आता है? तिथियों के नाम। तिथियों के नाम।
ठीक, तिथियों के नाम कौन कौन से होते हैं? तिथियों के नाम होते हैं जैसे एकम, या इसको हम पड़वा भी कहते हैं, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और चतुर्दशी। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है? ये हमारी तिथियां होती हैं। एक होती है डेट, डेट हमने कह दिया जैसे 1 2 3 1 2 3, इनको नहीं कह रहे हैं, ठीक है, इनको नहीं कह रहे हैं, नंबर वाली को नहीं कह रहे हैं, हम केवल किसको कह रहे हैं? तिथियों को कह रहे हैं। तो तिथियां यही होती हैं, पड़वा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। ठीक है, तो ये सारी किसमें आ जाती है? ये सारी तिथियां आ जाती हैं हमारे स्त्रीलिंग में। ठीक, तो इसमें कोई अपवाद नहीं होता, तो इसको आप ऐसे ही लिख लेंगे कि सारी की सारी क्या आ गई? तिथियां भी आ गई इसमें। ठीक है, जो हिंदू पंचांग के अनुसार तारीखें होती हैं, समय होता है, दिनांक होता है, तिथि होती है, वो यही होती है। जो डेट आप पढ़ते हैं वो डेट इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार है, हिंदी पंचांग के अनुसार नहीं है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? इसको नोट कीजिए फटाफट। ठीक, फिर हमारा तीसरा आता है नदियों के नाम। नदियों के नाम, नदी, सारी नदियां किसमें आती हैं आपकी? सारी नदियां आती हैं स्त्रीलिंग में। ठीक, नदियों के नाम किसमें आ गए? स्त्रीलिंग में। अब गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, जितनी भी नदियां हैं वो सब किस में आएंगी? वो सब आपकी आएंगी स्त्रीलिंग में। ठीक है, इसके बाद इसमें एक आता है अपवाद। ठीक है, इसमें क्या आ जाता है? अपवाद आता है। यहां पर दो नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र और सोन। ठीक है, ब्रह्मपुत्र आप जानते हैं, ब्रह्मपुत्र जो है वो हमारे भारत के पूर्वी हिस्से में पूरे में बहती है। सोन नदी क्या है? सोन नदी यमुना नदी जो होती है हमारी, यमुना नदी, इसकी क्या है? सहायक नदी है। ठीक है, सहायक नदी वगैरह आप जीएस में पढ़ते ही होंगे कि सहायक नदी क्या होती है? एक बड़ी नदी होती है, एक छोटी नदी अगर आके उसमें मिल जाए तो उस छोटी नदी को उसकी सहायक नदी कहा जाता है। जैसे गंगा की सहायक नदी होती है यमुना, ब्रह्मपुत्र अपने आप में एक बड़ी नदी है। ठीक है, ऐसे ही सोन किसकी है? यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, कभी आप ये सोचो कि ये सोन नदी कहां से आ गई। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र और सोन का अपवाद चलता है, ये हमारा किस में जाएगा? ये पुल्लिंग में जाता है। ठीक है, इनके साथ साथ वो की नोट साथ में चलते रहने चाहिए, वही काम देंगे बाद में लास्ट में रिवीजन के टाइम पे। ठीक है, इसके बाद इतना करते हैं नोट। नदियों के बाद आ जाते हैं झीलों के नाम। ठीक है, झीलों के नाम आ जाते हैं। तो झीलों के नाम हो गए, जैसे हमने कह दिया डल झील, डल झील, बुलर झील, चिल्का। ठीक है, ये सारी क्या होती है? ये झीलें होती हैं। तो सारी झीलों के नाम, इसमें कोई अपवाद नहीं रहता, सारी झीलों के नाम किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है, नोट कर लेंगे इस बात को इधर भी, झीलें। ठीक, झीलें सारी किस में आ गई? स्त्रीलिंग में आ गई, इसका कोई अपवाद नहीं है। ठीक है, सारी झीलें आपकी इसी में आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है भाषा, बोली, लिपि। ठीक है, अब भाषा क्या होती है, बोली क्या होती है और लिपि क्या होती है? ठीक है, भाषा वो होती है जो आप बोलते हैं, लिखते हैं। ठीक, सॉरी, बोलते हैं। लिपि वो होती है जो भाषा आप बोल रहे हैं उसको लिखने का तरीका, उसको हम क्या कहते हैं? उसको लिपि कहते हैं। बोली क्या होती है? जो भाषा को बोलने का तरीका होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको बोली कहा जाता है। ठीक है, जैसे भाषा हो गई आपकी हिंदी, ठीक है, भाषा हो गई आपकी अंग्रेजी, ठीक, पंजाबी, कन्नड़। ठीक है,
अब हिंदी को अलग अलग तरह से बोला जाता है। आप हरियाणा की तरफ चले जाइए, वहां पे हिंदी का जो बोलने का तरीका है वो थोड़ा खड़ी बोली में आ जाता है, तो उस भाषा को बोलने का तरीका उसकी बोली कहलाती है, उसको लिखने का तरीका उसकी लिपि कहलाती है। ठीक है, तो अगर बोली आपसे पूछी जाएगी तो आप कहेंगे खड़ी बोली, अवधि, ठीक है। और अगर लिपि की बात करें तो लिपि हो जाती है देवनागरी, गुरुमुखी, ठीक है, देवनागरी, गुरुमुखी, ठीक। तो ये सारी क्या हो गई हमारी, ये सारी हो गई भाषा, बोली और लिपि। तो ये सारी भाषा और बोली किसमें आती है, स्त्रीलिंग में आएंगी, ठीक है, इसमें कोई अपवाद नहीं होता। भाषा, बोली, लिपि सारी किसमें आ जाएंगी, हमारी स्त्रीलिंग में आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे कोई भी अपवाद हमारा नहीं है। गुरुमुखी को बता दूं, गुरुमुखी जहां तक है मुझे याद है, ये पंजाबी भाषा जो होती है उसकी लिखने का तरीका होता है, क्योंकि गुरुमुखी लिखने का तरीका थोड़ा अलग होता है, पंजाबी भाषा को हम अलग तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो बाकी के जो हिंदी है, हम हरियाणा में भी हिंदी बोल रहे हैं, बिहार में भी हिंदी बोल रहे हैं, लेकिन उस भाषा को बोलने का जो तरीका है बस वो बदलता रहता है, ठीक है। तो उसी तरीके को हम क्या कहते हैं, उसकी बोली कहते हैं, ठीक है। आप हिंदी सुनेंगे अगर मथुरा, वृंदावन, आगरा में, तो वहां पे इस तरह की हिंदी नहीं बोली जाती, वहां पे थोड़ी कैसी है, वहां पर थोड़ी सी खड़ी बोली, अवधी भाषा, वहां पर अयोध्या आप जाएंगे अवधी भाषा आपको वहां पे मिलेगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं दालों के नाम। दालों के नाम, दालें कौन कौन सी होती हैं, मूंग, मसूर, मलका, ठीक है। अब इसमें भी एक अपवाद चलता है, अपवाद कौन सा आ जाता है, अपवाद आता है उड़द का, ठीक है। उड़द की जो दाल होती है वो पुल्लिंग में चलती है, तो सारी दालें आपकी किस में आ गई, दालें आ गई आपकी स्त्रीलिंग में, लेकिन उनका जो अपवाद एक आया, अपवाद आ गया उड़द, ठीक है। पुस्तकों के नाम, पुस्तकों के नाम, ठीक, पुस्तकों के नाम हो गए, जैसे पुस्तक कौन सी होती है, जैसे मैंने बताया भी द हिडन हिंदू हमने कह दिया, ये एक किताब है, ठीक है, नोवेल कह दो, किताब कह दो। मैं कृष्ण हूं, मैं कृष्ण हूं, ये एक विचारधारा है दीप त्रिवेदी जी की, ठीक है। मैं हिडन हिंदू एक विचारधारा है किसकी, अक्षत गुप्ता जी की, ठीक। बहुत अच्छी किताबें हैं दोनों ही, ठीक, समय मिले तो पढ़िएगा जरूर, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये पुस्तकें हो गई। ग्रंथ में और पुस्तक में क्या डिफरेंस होता है, ये हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो पुस्तक क्या होती है, आपका एक रैंडम थॉट, कि आप किसी टॉपिक के बारे में क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, और उन्हीं सारे थॉट्स को आपने क्या कर दिया, लिमिटेड कर दिया, तो वो बुक कहलाएगी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप जैसे फिजिक्स पढ़ते हैं, बायो पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, इन सब की किताबें कहलाती हैं, इनको ग्रंथ नहीं कह सकते। ग्रंथ क्या कहलाएगा, जैसे अब पूरा का पूरा जब ये मैथ्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब उसको कोई एक जगह पे लिख दे, तब ये ग्रंथ बनेगा। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कभी पूरा नहीं हो सकता, उसमें कहीं ना कहीं डेरिवेशंस आपको नए नए मिलते रहते हैं। ऐसे ही साइंस है, जितना ज्यादा आप उसको पढ़ते जाएंगे ये उतना ज्यादा डेवलप होता चला जाता है, ठीक है। क्लियर है बात। तो ये डिफरेंस होता है बुक में और किसमें, ग्रंथ में, ठीक। इसको नोट करेंगे फटाफट। नेक्स्ट हमारा आता है मसालों के नाम। मसालों के नाम, मसाले होते हैं इलायची, सौंफ, दालचीनी, ठीक है, हल्दी, मिर्च, ठीक, और ठीक है। अब इसके बाद ये हमारे कुछ मसाले हो गए। अब इसमें भी क्या है, इसमें भी अपवाद है। अपवाद कौन सा है, नमक और जीरा, ठीक है। नमक और जीरा ये दोनों पुल्लिंग में चलते हैं, बाकी के सारे किस में चलेंगे, बाकी के सारे हमारे मसाले जाएंगे स्त्रीलिंग में। नमक, जीरा ये दो हमारे चले जाते हैं किसमें, पुल्लिंग में, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। पुस्तक के नाम हो गए, मसालों के नाम हो गए। आगे लिखेंगे राशि के नाम।
राशि के नाम, राशि के नाम कौन से होते हैं? राशि के नाम हो गए जैसे राशि के नाम हो जाते हैं जैसे आपका मेष, मीन, कन्या, ठीक है, वृश्चिक, ठीक, कुंभ, ये सब क्या होती हैं? राशियां होती हैं, ठीक है। तो ये सारी राशियों के नाम आपके किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं, ठीक है। तुला, मेष, कर्क, ये सारी राशियों के नाम किस में आ गए? सारी राशि आ जाती है आपकी स्त्रीलिंग में, कोई अपवाद नहीं, ठीक है। अपवाद पूरी हिंदी में केवल आपको लिंग में ही देखने को मिलता है ज्यादातर, ठीक। तो उसको इस तरह से कर लीजिएगा, बहुत आसानी से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब आते हैं प्रत्यय, कि कौन कौन से प्रत्यय लगते हैं और फिर वो क्या बनता है? स्त्रीलिंग बनता है। तो अगर मैंने आवट प्रत्यय लगाया है, आहट प्रत्यय लगाया है, नी प्रत्यय लगाया है, आनी प्रत्यय लगाया है, आइन प्रत्यय लगाया है, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे किस में आ जाते हैं? ये सारे प्रत्यय हमारे आते हैं किसमें? स्त्रीलिंग में, ठीक है। आवट प्रत्यय हो गया, जैसे मैंने कह दिया सजावट, ठीक है, बनावट, तो ये हमारा किस में आ गया? ये आवट आ गया। आपने पीछे वाला देखना है, आवट, आवट, ठीक है। आहट हमने कह दिया, घबराहट कह दिया, ठीक है, गड़गड़ाहट कह दिया, तो ये हमारा किस में आ गया? ये स्त्रीलिंग में आ गया। नी हो गया, नी को जैसे हमने कह दिया स्वामिनी, स्वामिनी, ठीक है, प्रधानी, ठीक है। तो ये नी प्रत्यय लग गया इसमें, तो ये हमारा कैसा कहलाया जाएगा? ठीक है, ये हमारा कहला जाएगा प्रधानी। तो मैंने ऐसे ही लिख दिया था, प्रधान जो होगा वो महिला प्रधान में आ जाएगा फिर, ठीक है। जैसे गांव में बोल देते हैं अच्छा प्रधान की वाइफ है तो उसको प्रधानी कह दो, है ना, ठीक है। तो नी प्रत्यय के साथ इसी तरह से चलते हैं। ठीक, जैसे हमने कह दिया अभिमानी, तो नी प्रत्यय आ गया, ठीक है। आनी प्रत्यय कौन सा हो जाता है? जैसे कह दिया नौकरानी, ठीक है, नौकरानी। आइन प्रत्यय में क्या हो जाता है? जैसे ठकुराइन, हलवाइन, चौधराइन, ठीक। तो ये सब कौन हो जाते हैं? अब इसमें जो चौधरी होगा वो मेल होगा, पुल्लिंग होगा। अब उसको महिला चौधरी या हम पुरुष चौधरी नहीं कहेंगे, तो उसको क्या कह देते हैं? चौधराइन कह देते हैं। चौधरी की जो बीवी होगी वो कौन कहलाएगी? चौधराइन कहलाएगी। ठाकुर की जो बीवी होगी वो कौन कहलाएगी? ठकुराइन कहलाएगी, ठीक है। इसके बाद ये हमारे सारा हो गया है किसका? स्त्रीलिंग का। अब कुछ ऐसे चीजें आ जाती हैं कि जिनको स्त्रीलिंग बनाने के लिए हमें नर, मादा और किसका? महिला शब्द का इस्तेमाल करना होता है। उन शब्दों को भी देख लेते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो कुछ शब्द आ गए जैसे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, कलेक्टर, ठीक है, जस्टिस, राष्ट्रपति। तो ये नाम ऐसे के ऐसे ही लिखे जाएंगे। अगर कोई पुरुष इन पदों पर है तो हम उसे कह देंगे कि मुख्यमंत्री है, ठीक है। अगर कोई यहाँ पे महिला आ जाती है तो उसका फिर स्त्रीलिंग बन जाता है। उसके स्त्रीलिंग हम कैसे बनाते हैं? तो मुख्यमंत्री को कहते हैं महिला मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री। इसको कहेंगे महिला प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री, महिला अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष, महिला कलेक्ट्रेट, महिला कलेक्टर, महिला जस्टिस, ठीक है जी, और महिला राष्ट्रपति, ठीक है। वैसे तो हम उनके पदों से ही उनको काउंट करते हैं कि अगर हम ये पूछेंगे कि हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है तो हम पूछेंगे रैंडम ऐसे ही, क्योंकि वो तो हमें पता है कि हमारे देश की जो राष्ट्रपति है वो महिला है, ठीक है। तो हम उन्हें बताएंगे कि ये दूसरी महिला है कि तीसरी महिला है, ठीक है। तो हमारे देश में जो अब राष्ट्रपति है वो महिला राष्ट्रपति है।
अब उनको राष्ट्रपति नहीं कहेंगे, ठीक है, क्या कहते हैं, महिला राष्ट्रपति कहते हैं। बाकी और कोई शब्द ठीक नहीं होता सिवाय महिला राष्ट्रपति, महिला जस्टिस, महिला कलेक्ट्रेट के, ठीक है। ये पद जो पुरुष प्रतत्व होता है उनके लिए ऐसे ही रिमेन रहते हैं, महिलाओं के लिए हम क्या कर देते हैं, ये महिला शब्द का इस्तेमाल हम उसमें कर देते हैं, ठीक है। हाँ, ये वाला नियम थोड़ा सा अलग हो जाता है अध्यापक पे। तो जो मेल अध्यापक होते हैं उनको अध्यापक कहते हैं और जो महिला अध्यापक होते हैं उनको अध्यापिकाएं कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको चेंज कर लीजिएगा। इसके बाद हमारा आ जाता है, कुछ जानवर आ जाते हैं हमारे, कुछ जानवर आ जाते हैं। जैसे आपसे अगर मैं पूछूं कि खरगोश, खरगोश का स्त्रीलिंग क्या होगा, छिपकली का स्त्रीलिंग क्या होगा, मगरमच्छ का बताइए, मगरमच्छ का स्त्रीलिंग बताइए, मच्छर का स्त्रीलिंग बताइए, मेंढक का बताइए, ठीक है, कोए का बताइए। तो इनके हमें स्त्रीलिंग नहीं पता होते, और जिनके स्त्रीलिंग नहीं होते हैं उसमें हम लगा देते हैं कि खरगोश है, देखकर तो नहीं बता सकते ना कि ये कौन सा है, नर है या मादा। तो अगर वो पुल्लिंग होगा तो हम उसमें क्या लगा देंगे, नर खरगोश, नर छिपकली, नर मगरमच्छ, नर मच्छर, नर मेंढक, नर कौआ, ठीक है। लेकिन अगर वो हमारा स्त्रीलिंग होगा तो स्त्रीलिंग कैसे बनेगा, स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम कहेंगे मादा खरगोश, ठीक है, मादा छिपकली, मादा मगरमच्छ, मादा मच्छर, मादा मेंढक। कभी मेंढक का पुल्लिंग स्त्रीलिंग आप मेंढकी लिख डालो, मेंढकी कुछ नहीं होता, वो हमने बना रखा है, ठीक है, मेंढकी कुछ नहीं होता है। ऐसे हम मच्छर का भी मच्छरी कह दे, मगरमच्छ का मगरमच्छी कह दे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। कौआ, मादा कौआ, ठीक। मछली होती है तो नर मछली और मादा मछली। कभी मछली को सोचो कि मछली क्या है, स्त्रीलिंग है, तो इसका मछला कर दो, ऐसा कुछ नहीं होता है कि की मात्रा हटा दो तो फिर वो हमारा पुल्लिंग हो गया। सबको लिखने का एक तरीका होता है, ठीक है। साथ साथ इनके सबके की नोट एग्जाम्पल मैंने दे दिया कैसे बनाने हैं, ऐसे ही आप लोग भी बनाएंगे ताकि लास्ट रिवीजन टाइम पे आपको काम में आते रहे, ठीक। तो ये हमारा आज का टॉपिक हो गया स्त्रीलिंग के लिए। पुल्लिंग हम पढ़ चुके हैं, लिंग हमारा खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, अपने नोट्स बनाते रहिए, तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।